हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। मैं प्रियम सर फ्रॉम एनपीसी एजुकेशन हब और आप देख रहे हैं एनपीसी का यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं, जैसे कि आप पीछे देख ही रहे होंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं बात करूंगा आज आपके क्लास 12th की। किसकी बात करूंगा? क्लास 12th की। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके यूनिट 3 की, जिसको मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। और उस मैग्नेटिज्म का जो महत्वपूर्ण आपके जो चैप्टर्स हैं, जो आपके एनसीईआरटीज के हैं, वो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 होते हैं। ठीक है, एक बार इस चीज का डाटा मैं आपको बता देता हूं। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। पेन सेलेक्ट करता हूं तो मैं देखो आपको बताता हूं यहाँ से क्या है हमारे पास। आपका चैप्टर 4 एंड आपका चैप्टर 5, दोनों चैप्टर्स मिलाकर आपका एक यूनिट बनाते हैं, जिस यूनिट को हम बोलते हैं यूनिट 3, डेट इज मैग्नेटिज्म। ठीक, अब जो लोग पहली बार आए हैं, जो लोग पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, जो पहली बार मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, वो समझ लें कि मैंने ऑलरेडी 2 यूनिट्स के आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो वीडियोस हैं, वो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। वहां पर जाके एनपीसी के चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं उन सारी वीडियोस को, जो आपकी क्लास 12th की जो वीडियोस रही हैं, जो फिजिक्स से लेकर आपकी वीडियोस रही हैं, वो आपकी सारी प्लेलिस्ट में डली हुई हैं। ये वीडियो भी मैं वहीं पर अपलोड करूंगा, ताकि जो बच्चे अभी तक उन वीडियोस को नहीं देख पाए हैं, वो भी एक बार उन वीडियोस को देख ले। देखो भाई, मेरा टारगेट यही है कि आपको एक अच्छी से अच्छी चीज, मैं आपको गाइडलाइंस दूं, आपको अच्छे से अच्छा कंसेप्ट दूं, और सारी चीजों को मिलाकर ही आपको सफलता मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, और यही जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में, ये जो टॉप चैप्टर मैंने आपका उठाया है, चैप्टर 4 की जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, चैप्टर 4 की मैं जो आपसे बात कर रहा हूं आज, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, एंड मैग्नेटिज्म, ये चैप्टर का मैं आपको 1 शॉट वीडियो दे रहा हूं। कैसा वीडियो दे रहा हूं? मैं आपके लिए 1 शॉट वीडियो दे रहा हूं। इस वीडियो में पूरे चैप्टर का मैंने काला चिट्ठा, मतलब पूरा कंसेप्ट बेस निकाल के रखा है। और इसमें एक खास बात, इसमें डेरिवेशंस को मैं नहीं करा रहा हूं, क्योंकि जो डेरिवेशंस है वो मैं आपको अगला एक वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा, जिस वीडियो में मैं आपके लिए सारी चीजें बताऊंगा। उसमें हम एक ही वीडियो में सारे के सारे जो ओवरऑल आपके जो डेरिवेशंस होते हैं, जो आपसे सीबीएसई पूछता है, मैं उन सब चीजों पर बात करूंगा। तो उसके लिए मैं एक अलग से पूरा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, और बहुत जल्दी ही वो वीडियो अपलोड होगा आपके लिए, ताकि आप सारे डेरिवेशंस को एक बार में रिवाइज कर सके। आज ये जो 1 शॉट बनाया है मैंने, वो इसलिए बनाया है ताकि बच्चों को ये याद रह पाए कि कौन से टॉपिक का कौन सा फॉर्मूला होता है जो हमको याद रखना है। तो आज मैं आपके लिए वही पूरे चैप्टर को रिवाइज कराने आया हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में अगर आप एंड तक बने हैं तो समझो मैग्नेटिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका पूरा हो गया। ये 8 से 9 नंबर आने वाली यूनिट है। ये 8 या 9 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम में। तो फोकस करिए भाई इसको। आज मैं ये जो चैप्टर 4 कराने जा रहा हूं, ये अप्रॉक्स 5 मार्क्स का आपके पेपर में आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो ये 5 मार्क्स आज मैं आपके पक्के कराने आया हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ में चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके जो हैं वो अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। चलिए, पहला कंसेप्ट जो हमारा यहां पर आता है, जो हमसे पूछा जाता है, वो कंसेप्ट हमारा है क्या, वो कंसेप्ट हमारा है क्या, उस पर बात कर लेते हैं। चलिए पहली चीज है हमारे पास, फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बात कर रहा है, जो पहला कंसेप्ट हमारे पास है वो क्या है? फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि चार्ज जो है वो एक मतलब जो चार्ज है, जो चार्ज पार्टिकल है, उस पर कितना फोर्स लगेगा जब उसको आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कराएंगे, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको आप रखेंगे। तो भाई देखिए कितना फोर्स आपके पास आएगा। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, जिस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए डायग्राम क्या है, मैं मान लेता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है मेरी, वो आपकी वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, मतलब इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, वेक्टर बी। ठीक है, फोर्स जो है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाई कर रहा है, ये हो गया आपका फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड आपका फोर्स। इसी के साथ साथ जब मैं आपसे बात करूंगा तो देख लेते हैं जी, यहां पर देख लेते हैं, ये वाला जो डायरेक्शन रहा, ये जो है ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, और यहीं से आपका चार्ज पार्टिकल विद अ वेलोसिटी v, आपका जो चार्ज पार्टिकल है विद अ वेलोसिटी b, वो क्या करेगा, यहां से आपका मोशन करेगा, यहां से आपका मूव करेगा।
तो देखो डायग्राम में आपको चीज समझ में आ रही होगी कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी इस डायरेक्शन में है, फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपका परपेंडिकुलर हो गया है, इस तरीके से परपेंडिकुलर फेस बना रखा है, ठीक है। और आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो v वेलोसिटी के साथ आपका मूविंग कर रहा है, ठीक है। चलिए अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देखता हूं तो कोऑर्डिनेशन जरा बना लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट बना लेते हैं जरा इसका। चलिए ये मान लेता हूं भाई आपका x एक्सिस है, ये मान लेता हूं आपका y एक्सिस है, और ये मान लेता हूं आपका कैसा है z एक्सिस है। हम जानते हैं अगर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो x एक्सिस पर हम इसको v cos थीटा मान सकते हैं, ठीक है। और वहीं हमारा y एक्सिस पर क्या हो जाएगा, v sin थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो एंगल है इस एंगल को हमें कितना लेना पड़ेगा, थीटा, तब ये आपका क्या बन जाएगा v cos थीटा, ये आपका क्या बन जाएगा v sin थीटा। तो देखो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, जो फोर्स आपका फाइंड आउट होता है वो फोर्स क्या फाइंड आउट होता है, तो यहां से ये जो फोर्सेज हैं आपके, ये जो फोर्सेज हैं आपके F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं यहां से किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपका चार्ज पार्टिकल प्रोपोगेट करेगा। आपका जो फोर्स है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उस वेलोसिटी के साथ जिस वेलोसिटी के साथ वो मूविंग कर रहा है, ठीक है। चलिए वेक्टर फॉर्म हम बाद में ले लेंगे, अभी वेक्टर फॉर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। वेक्टर फॉर्म जो है वो हम बाद में ले लेंगे यहां से, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड के आ गया, जिसमें आपका चार्ज पार्टिकल प्रोपोगेट करेगा। फोर्स जो है वो आपकी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। फोर्स जो है आपका यहां से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, उस चार्ज पार्टिकल के, जिस चार्ज पार्टिकल को आपने यहां से थ्रो किया है, जिस चार्ज पार्टिकल को आपने यहां से क्या किया है, थ्रो किया है, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड आपका हायर होगा फोर्स भी उतना ही ज्यादा आपका हायर होता चला जाएगा, ठीक है। अब जिस कंपोनेंट के साथ वो फेंक रहा है, मतलब आपका साइन थीटा, क्योंकि तीनों आपके कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। जब हम लोगों ने किकिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इस चैप्टर के अंदर, तो हमको पता लगा था कि जब भी कभी करंट का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड आपके एक दूसरे के मतलब मैक्सिमम होते हैं, कैसे होते हैं मैक्सिमम, तब फोर्स भी मैक्सिमम लग रहा होता है। इन तीनों का जो रिलेशन था वो कैसा था, वो मतलब एक दूसरे के साथ कैसा था, परपेंडिकुलर का था। मतलब फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, तब करंट ऑफ इंटेंसिटी भी मैक्सिमम थी। करंट और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम देखा तो फोर्स भी आपका मैक्सिमम था, फोर्स और करंट को देखा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा था, मैक्सिमम था। तो इनके जो रिलेशन है वो आपके कैसे आते हैं, वो आपके परपेंडिकुलर टू ईच अदर आते हैं, मतलब एक दूसरे के कैसे होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं। और ये बात आपको किससे पता लगी थी, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से और फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से, जहां पर हमने इंड्यूस करंट की बात करी थी और मोशन ऑफ चार्जेस की बात की थी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वहीं का ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके v sin थीटा के साथ। सॉरी, यहाँ पे वेलोसिटी हमने ऑलरेडी ले ली, तो हम यहाँ पे कंपोनेंट लेते हैं आपका sin थीटा। सारी इक्वेशंस को भाई इक्वेशंस बना लीजिए आप सारी, ये आप सारी इक्वेशंस बना लीजिए। इन सारी इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, मार्कअप करेंगे, और मार्कअप करने के बाद आपके पास एक कंक्लूजन आ जाएगा, डेट इज F इक्वल्स टू QV V sin थीटा। क्या कंक्लूजन आएगा आपके पास, F इक्वल्स टू QVV sin थीटा। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, F इक्वल्स टू Q, यह आपका स्केलर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगा। फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं इसको वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन एरो होता है, ये बात हमको 11वीं में पढ़ाया गया था, ठीक है। और इनकी बात कर रहा हूं तो आपका जो साइन थीटा है भाई ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये आपका इसमें काउंटेबल नहीं होता है, ये आपका डायमेंशनलेस रहेगा। v और v की बात कर ले रहा हूं तो वेलोसिटी और v के बीच में क्या आ जाएगा, आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जब भी कभी दो क्वांटिटीज के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, स्केलर ऑफ a एंड b साइन थीटा। ये होता है नहीं होता है, ये बात हमने 11वीं में पढ़ा था। सेम वही वाली बात आ गई, तो यहाँ पे साइन थीटा का किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे क्या नहीं लिया जाएगा, किसी भी तरीके का कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं रहेगा आपके वेक्टर फॉर्म में। तो आपकी वेक्टर फॉर्म क्या बन के आ जाती है, वेक्टर F इक्वल्स टू QVV। ये फॉर्मूला आपका 12th के लेवल के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को आपको पकड़ते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया जो आपके चैप्टर 4 में आपसे पूछा जाता है, आपसे करवाया जाता है, ठीक है। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है, ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है, बात कर रहा है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
बात कर रहा है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर का, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया जाता है यूनिफॉर्म फील्ड में। पिछले वाले में क्या किया गया था, पिछले वाले में करा गया था कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर फोर्स कितना लगेगा जब भी कभी किसी चार्ज पार्टिकल को फेंका जाएगा। अब यहां पर क्या बात कर रहा है, यहां पर बात कर रहा है कि किसी कंडक्टर के अंदर करंट आपका फ्लो हो रहा है। अब बताओ कितना यहां पर फोर्स लग रहा होगा उस आपके करंट कैरिंग कंडक्टर पर जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं जरा इसको ड्रॉ कर लेता हूं। ड्रॉ करता हूं तो देखिए जरा, मैंने यहां पे ड्रॉ कर ली क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने यहां पे बना लिया, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आपकी लेफ्ट टू राइट की तरफ, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए इसके बीच में देखो मैं प्लेस करने जा रहा हूं आपका क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैं इसके अंदर आपका प्लॉट कर लेता हूं, ठीक। चलिए ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर मैंने क्या प्लॉट कर लिया, आपका आपकी वायर जो है ये रही, ठीक है। ये इसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलिए अब वो क्या बोल रहा है हमसे, वो हमसे बोलना चाह रहा है कि आपका क्या रहेगा, आपका फोर्स कितना लगेगा। तो चलो मैं मान लेता हूं यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितनी ले ली मैंने, एल ले ली। लेंथ ऑफ द कंडक्टर मैंने यहां से कितनी ले ली, एल ले ली है, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, ठीक है। बात कर रहा है भाई इस पर फोर्स कितना लगेगा, बात कर रहा है इस पर फोर्स कितना लगेगा। चलो करंट कितना होगा इसके अंदर, करंट ले लेते हैं, करंट ले लेते हैं आई, कितना ले लेते हैं, आई करंट ले लेते हैं कि आई मैग्नीट्यूड का जो करंट है वो आपके इस कंडक्टर के थ्रू क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। देख लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनना है, लेट इट बी एंगल थीटा। कितना मान लेते हैं इसको, थीटा मान लेते हैं। चलिए देख लेते हैं जी, चलिए इधर देख लेते हैं जरा क्या बनेगा यहां से, क्या बनेगा यहां से, देखो जरा फोर्स की बात कर रहा है। जब इसको कंडक्टर के प्लेस मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको प्लेस कराया जाएगा तो फॉर्मूला आपका यहां से इवेल्युएट होता है F इक्वल्स टू आई एल वी साइन थीटा। क्या आपका यहां से इवेल्युएट होता है, फॉर्मूला आपका इवेल्युएट होता है आई एल वी साइन थीटा। क्या इवेल्युएट होता है, आई एल वी साइन थीटा आपका यहां से इवेल्युएट होता है। मैंने आपसे फिर कहा जो डेरिवेशंस हैं वो डेरिवेशंस मैं आपको पूरी एक ही क्लास में आपको करवाऊंगा। इवन अभी जो मैराथन्स हम लोग करवाने वाले हैं आपके लिए, जैसे हमने बोला था, वो मैराथन्स आपको जरूर प्रोवाइड कराई जाएंगी आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। अभी फिलहाल में आप लोगों के प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, तो इस प्री बोर्ड पर फोकस करते हुए मैं आपको ये चीजें करा रहा हूं ताकि आपको ये फॉर्मूला याद रहे, क्योंकि ये वो टर्म्स हैं जिन टर्म्स पे न्यूमेरिकल्स बहुत आपसे पूछे जाते हैं, आपसे कंसेप्शनल बेस्ड क्वेश्चंस यहां से बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको डायरेक्टली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लाइन मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ये लाइन जो आपको दिख रही है, इसके थ्रू आप डायरेक्टली फॉर्मूला को रिवाइज कर सकें, उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, ताकि जब आप इस चीज को लिख लें, आप इस लाइन को लिखें, उसके बाद आप इस फॉर्मूले को अपने कॉपी पे प्लेस आउट कर लें। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपके रिवीजन के लिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। डेरिवेशंस की बात भी हम करेंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। जो पहले की वीडियोस है मैंने उनमें भी कहा था कि डेरिवेशंस तो हम अपने क्लासरूम्स में भी कर लेते हैं, अपने स्कूल्स में भी कर लेते हैं, ट्यूशंस में भी कर लेते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं वो ये होते हैं कि जो छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो डेरिवेशंस में से कैसे एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो मैं आपको वही चीज आप यहाँ बताने चाह रहा हूं आज, ठीक है। तो आपका जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला यहां से क्या हो जाएगा, जब आपका कोई भी करंट का एक कंडक्टर किसमें प्लेस करा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, आई एल वी साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं यहां पे आपका अगर करंट का यहां पे मैग्नीट्यूड अगर आपका इंक्रीज होगा तो भी आपका फोर्स इंक्रीज हो रहा है, लेंथ अगर ऑफ अ कंडक्टर आपकी इंक्रीज हो रही है फिर भी आपका फोर्स इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का आपका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तब भी आपका फोर्स क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं जो आपके लिए जरूरी हैं वो चीज आप समझते हुए चलिए। करंट का मैग्नीट्यूड, लेंथ में इंक्रीमेंट और आपके मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीमेंट, अगर इसमें किसी में भी इंक्रीमेंट होता है तो फोर्स के अंदर भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे एक दूसरे के कैसे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तीनों के तीनों फोर्स के साथ कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, बायो सेवर्ट्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई इस चैप्टर के लिए, ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, या तो बायो सेवर्ट्स लॉ या तो एम्पियर सर्किट लॉ, क्योंकि सीबीएसई की जो न्यू गाइडलाइंस है, जो नया सिलेबस है हमारे लिए, और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो चैप्टर 4 है उसमें सिर्फ 2 ही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आते हैं जो कि लॉ के ऊपर बेस्ड हैं।
एक बायो सेवर्ट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस, दूसरी एम्पियर सर्किट लॉ उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो हम थ्योरेटिकल प्रोसेस में चले जाते हैं जिसमें हल्का सा डेरिवेशन का पार्ट हमें देखने को मिलता है, वो है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए जी, आपके तीन ही जगह से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा, या तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, या बायो सेवर्ट्स लॉ, या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ। तीनों ही कॉन्सेप्ट को बड़ी अच्छी तरीके से समझना है। अब देख लो बायो सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है। अगर मैं आपसे बायो सेवर्ट्स लॉ की बात करता हूं तो बायो सेवर्ट्स लॉ बात करता है आपसे किस पर, करंट एलिमेंट पर बात करता है। किस पर बात करता है आपसे, करंट एलिमेंट पर बात करता है। ठीक है, एक छोटा सा बड़े से वायर का एक छोटा सा हिस्सा लेगा, उस छोटे से हिस्से की थ्रू ये आपसे बात करेगा, एक छोटे से करंट एलिमेंट को लेकर बात करेगा आपसे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वायर में से। ठीक है, साथ ही साथ में ये आपको बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताएगा, ये आपको बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की किसी भी एक पॉइंट पर उस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर कितने मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो सकता है। ये बात की जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जो क्राइटेरिया आपका फुलफिल करता है, वो आपका बायो सेवर्ट्स लॉ करता है। कौन करता है, आपका बायो सेवर्ट्स लॉ करता है। ये बायो सेवर्ट्स नाम के दो अलग अलग फिजिसिस्ट हैं जिनने दोनों ने मिलकर इस लॉ को प्रपोज किया है। तो करंट एलिमेंट पर बेस्ड होता है। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करता है किसी भी एट अ पॉइंट पर। किस पर बात करता है, एट अ पॉइंट पर। ठीक है, क्या बात करता है, चलो देख लेते हैं जरा। मैं यहां पर जरा आपके लिए डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ठीक है, एक्स और वाई, क्या है, एक्स और वाई। जो आपका करंट का डायरेक्शन है, वो करंट का डायरेक्शन भी आपका किधर जा रहा है, वो आपका एक्स से वाई की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, एक्स से वाई की तरफ ही आपका क्या जा रहा है, करंट का डायरेक्शन जा रहा है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि दूर कहीं एक पॉइंट मेरे पास P है। क्या पॉइंट है मेरे पास, P। एक P पॉइंट है, जिस P पॉइंट पर मेरे को फाइंड आउट करना है कि किसी भी इस वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका करंट जो आपका मूव इन हो रहा है उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस चीज पर वो बात कर रहा है। नाम यही है ना चैप्टर का, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो जनरली जो डिस्क्रिप्शन है इस चैप्टर की, जो बेसिक थ्योरी है, वो जो इंट्रो है, उस पर भी मैं आपका वीडियो बनाकर डालूंगा। बेसिकली यहाँ पर जो नॉलेज है वो बस ये कहती है कि जब भी कभी अरेस्टेड साहब के एक्सपेरिमेंट ने इस बात को क्लियर किया था कि जब भी कभी किसी भी करंट के थ्रू किसी वायर के थ्रू जब आप करंट को फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म बनता है। उसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी वायर के थ्रू आउट क्या जा रहा है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये बात अरेस्टेड साहब के एक्सपेरिमेंट से पूरी तरीके से क्लियर हो गई थी। ठीक है, ये चैप्टर उसी चीज के ऊपर बेस्ड है और इस चीज को सबसे पहले आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। इस चीज को सबसे पहले आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम के चैप्टर के अंदर। ये उसी का एक इवेल्युएटेड, एक आप कह सकते हैं एक बड़ा सा एक हैवरेज आपका एक अमाउंट का वैल्यू है जो आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, आपको पढ़ने के लिए मिलता है। तो P पॉइंट पर मैं फाइंड आउट करूंगा, तो चलिए देखते हैं। चलिए मैं यहां पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि पूरा वायर है उसकी लेंथ कितनी है, L है। उसकी लेंथ कितनी है, L। उस पूरी लेंथ का मैं छोटा सा हिस्सा आपसे ले रहा हूं, वो हिस्सा मैंने ये ले लिया, A और B। वो हिस्सा मैंने क्या ले लिया, A और B मैंने हिस्सा ले लिया। पूरे थ्रू आउट द लेंथ का मैंने A B एक हिस्सा ले लिया। तो करंट एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, करंट के साथ जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस लेंथ की बात कर रहे हैं, वो यहां से कितना ले लिया जाएगा, IDL। कितना ले लिया जाएगा, IDL यहां से ले लिया जाएगा। पूरे थ्रू आउट द लेंथ का एक छोटा सा हिस्सा मैंने यहां से लिया है, आपका A और B। तो इस AB की वजह से P पॉइंट पर कितना इंपैक्ट शो होगा, इस P पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे। और जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनेगा, जो डायरेक्शन आपका करंट की वजह से यहां पे बनेगा, वही आपके P पर भी क्या होगा, शो होगा। जो डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, वही डायरेक्शन किस पर शो होगा, आपका P पर शो होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, जब भी कभी आपका करंट अपवर्ड होता है, कहां होता है आपका करंट, अपवर्ड की तरफ होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी बनती हैं, वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज बनती हैं। कैसी बनती हैं, आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनती हैं। तो यहां पर जो आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी होंगी, वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज होंगी। कैसी होंगी, आपकी यहां से एंटी क्लॉकवाइज होंगी।
ठीक है, चलो देख लेते हैं कि आपका करंट एलिमेंट से पी पॉइंट के बीच में ये जो आपका डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस हमने आर लेट कर ली है। कितनी लेट कर ली है, आर। ये पी पॉइंट से आपका करंट एलिमेंट से एंगल कितने का बनना है, तो वो एंगल बनना है आपका थीटा का। वो एंगल कितने का बनना है, थीटा का एलिमेंट एंगल बनना है। तो आपको डायग्राम समझ में आ गया, कैसे डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट किया है। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन यहां से निकलता है आपका dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आपने जो डिस्टेंस लिया है उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर। ये कंक्लूजन आपका यहां से निकल कर आता है और ये आपका बन जाता है क्या, यहां से, ये आपका यहां से बन जाता है फॉर्मूला, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसकी अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं तो वेक्टर फॉर्म इसका कैसे बनता है, dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट, देखो भाई ये तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो जब भी कभी स्केलर क्वांटिटीज की बात आती है तो जब इसको वेक्टर करते हैं तो भाई क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात करता हूं तो डायरेक्शन क्या लगेगी, आर कैप। डायरेक्शन क्या लगेगी, आर कैप डायरेक्शन लगेगी। और जब भी कभी आप किसी भी यूनिट वेक्टर को ओपन करते हैं इसका मतलब होता है उसका वेक्टर फॉर्म ऊपर आता है और उसका स्केलर फॉर्म कहां आता है, नीचे आता है। इस बात का कंक्लूजन अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा यूनिट वेक्टर के नाम से एक वीडियो जो कि नरेश सर का है, आप वहां पर जाकर इसको वॉच कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे को बता देना, इसके ब्याह पर मैं एक कंसेप्ट पर पूरी वीडियो ले आऊंगा, वो वहां से मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में भी। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, आई आपका करंट जो है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, चलिए मॉडुलस ऑफ डी आर इंटू वेक्टर आर अपॉन आर का क्यूब, ये बन जाता है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। क्योंकि देखिए आर नीचे है, आर का स्क्वायर के साथ जब आर का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, आर का क्यूब बनेगा। आर का जो वेक्टर फॉर्म है वो ऊपर आ गया है। अब देखो डीएल और आर वेक्टर ऊपर आ गया, साइन थीटा आ रहा है। तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जब भी कभी दो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आपका मैग्नीट्यूड क्या बनता है, ए बी साइन थीटा। इसी वजह से साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके क्रॉस प्रोडक्ट में यहां से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। आपके क्रॉस प्रोडक्ट में यहां से क्या हो जाएगा जी, कन्वर्ट हो जाएगा। पूरी तरीके से आपका यहां पर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट में यहां से क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, बायो-सेवर्ट्स लॉ आपके लिए समझ में आ गया। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा यहां से एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ को बाद में आपका क्या किया था, एम्पियर सर्किटल लॉ को बाद में आपका रिकरेक्टेड किया गया था मैक्सवेल के थ्रू। किसके थ्रू किया गया था, मैक्सवेल के थ्रू उसको रिकरेक्टेड किया गया था, जो आप चैप्टर 8 में आपको पढ़ने को मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। तो फिलहाल में तो हमें अभी एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करनी है, हम उसी चीज पर बात करते हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर आप, चलो एक पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये एक करंट एलिमेंट है, ठीक है, ये एक करंट एलिमेंट है जो कि कहां से जा रहा है, जो कि आपका एक सर्कुलर लूप से होके गुजर रहा है। किसके बीच से होके गुजर रहा है, आपका ये एक सर्कुलर लूप के बीच से होके गुजर रहा है। ठीक है, चलिए ये देखो थोड़ा 3D रिप्रेजेंटेशन मैंने बना दिया है ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। देखिए चलिए चलिए यहां से करंट आपका कितना फ्लो हो रहा है, आपका करंट यहां से आई पास हो रहा है। कितना करंट पास हो रहा है आपका, आई। चलिए देखिए ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक आपका क्लोज्ड फिगर है, एक क्लोज्ड लूप है, जिस लूप के अंदर से क्या जा रहा है, आपका करंट एक एलिमेंट आपका पास हो रहा है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से आपके क्या हो रहा है, एक करंट लूप आपका पास हो रहा है। इस तरीके से आपके पास एक फिगर है, ठीक है। अब देखिए अगर क्लोज लूप से आपका करंट पास हो रहा है तो एम्पियर साहब ने क्या बताया था, एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है वो कहता है कि अगर आप इसका मल्टीपल इंटीग्रल करते हैं, अगर आप इसका क्लोज मल्टीपल इंटीग्रल करते हैं, जो कि क्या बनेगा, क्लोज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द
length of the circular loop which is equal to the mu naught times of that current which current passes through that closed loop. वो बात कर रहा है कि अगर आप इसका लाइन इंट्रीगल, क्लोज्ड लाइन इंट्रीगल करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्लोज्ड लाइन इंट्रीगल अगर आप करते हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए, तो वो आपका इक्वल हो जाता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ दैट करंट, म्यू नॉट टाइम्स उस करंट के हो जाता है जो करंट आपका क्लोज्ड लूप से पास आउट हो रहा है. तो कैसे बनेगा आपका क्लोज इंट्रीगल? क्लोज इंट्रीगल का मतलब मैं आपको बता दूं, देखिए इंट्रीगल का मतलब है ये, ठीक है, इंट्रीगल का मतलब क्या है, इंट्रीगल का साइन हो गया आपके पास ये, क्लोज्ड का मतलब हो गया इस इंट्रीगल पर आप सर्कल बना दीजिए इस तरीके से, क्या बना दीजिए इस तरीके से इस पर सर्कल, ये बन गया क्लोज्ड, क्लोज्ड लाइन इंट्रीगल. इसका मतलब क्या हो गया, क्लोज्ड लाइन इंट्रीगल. जब आप करते हैं किसका, टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप, ओवर द लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप, दैट इज VDL. BDL को अगर मैं ओपन करता हूं तो वो किसके इक्वल होता है, दैट इज BDL cos थीटा. ठीक है, लेंथ के रेस्पेक्ट में मैं इसको कर रहा हूं. ठीक है, तो फिलहाल में अभी ये बात यहां से हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं इसकी जो हमसे ये कह रहा है. ठीक है, तो क्या कहता है, विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाता है, म्यू नॉट टाइम्स, किसके, म्यू नॉट टाइम्स उस करंट के जो करंट यहां से पास हो रहा है. करंट मैंने कितना ले रखा है यहां से, आई, करंट कितना ले रखा है मैंने यहां से, आई. तो आपका करंट आई यहां से क्या हो जाएगा, आपका यहां से पास हो जाएगा, और यही क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा. यही क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला. ये आपका यहां से देखिए फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है, किसका, एम्पियर सर्किटल लॉ का. तो एम्पियर सर्किटल लॉ का ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने है वो क्या कहता है कि अगर आप क्लोज लाइन इंट्रीगल कर रहे हैं किसी भी सर्कुलर लूप से जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, तो वो म्यू नॉट टाइम्स हो जाता है उस करंट के जो करंट वहां से पास हो रहा है. ठीक है, तो ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है. ठीक है, क्या है ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ. कंक्लूजन समझ में आ गया, देख लीजिए एक बार इसको. ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं. अगला कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, अगला कॉन्सेप्ट हमसे इसकी एप्लीकेशन बेस पर बात कर रहा है, एप्लीकेशन ऑफ बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ. बात कर रहा है बायो सेवर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ की बात कर रहा है. सीबीएसई के सिलेबस में आपके दो एप्लीकेशंस हैं, जो बायो सेवर्ट्स लॉ पर एक डिपेंड है और दूसरी आपकी एम्पियर सर्किटल लॉ पर डिपेंड है. चलो देख लेते हैं जरा. पहली हमारी कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. बात कर रहा है सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो कितनी होगी. चलिए सबसे पहले मैं आपके लिए फिगर बना के तैयार करता हूं. ठीक है, चलिए ये मैंने आपके लिए एक फिगर बना के तैयार कर दी है. ये आपके पास एक सर्कल आ गया है. ठीक है, क्या आ गया आपके पास, ये एक सर्कल आ गया है. ठीक है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो तो भैया चलो बाद में बना देते हैं. चलो ऐसा बना देते हैं. ठीक, चलिए देखिए ये एक सर्कल मेरे पास आ गया है जिसके अंदर मैं करंट को फ्लो करा रहा हूं. करंट का यहां पे कितना मैग्नीट्यूड आपका फ्लो हो रहा है, आई. ये करंट का आपका मैग्नीट्यूड जा रहा है और वापस लौट कर कितना आ गया, आई. तो देखिए एक वायर मैंने ले लिया, स्ट्रेट वायर, उसको मैंने मुड़कर क्या बना दिया, एक सर्कल की फॉर्म मैंने उसको दे दिया, वो ये रही मेरे पास. ठीक है, इसका सेंटर मार्क कर लेता हूं. इसका सेंटर कितना है, ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर. ठीक है, एक करंट एलिमेंट यहां पे ले लेते हैं जो कि इसके टेंजेंशियली रहेगा. कैसा रहेगा, इसके टेंजेंशियली, दैट इज आईडीएल. इसके लेंथ के कैसा रहेगा, टेंजेंशियली रहेगा. ठीक है, रह लिया आईडीएल. ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज आर. कितना है, दैट इज आर. ठीक है, पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, ओ. अब कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा ये है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट हमसे ये कह रहा है कि भाई अब बताओ कि जब आपका करंट एलिमेंट यहां पर है, इसकी लेंथ पर है, आपके सर्किल की लेंथ पर है, तो सेंटर जो O है, जो आपका सेंटर O है, उस सेंटर O पर कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस्ड हो रहा होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट O पर, इस पॉइंट O पर आपका बन रहा होगा, वो आपको यहां पर बताना है. आपको क्या बताना है कि इस O पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, आपको इस बारे में बताना है. तो चलिए बता देते हैं जी, काहे परेशान होते हैं हम. चलिए देखिए, अच्छा क्या है यहां से,
अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो जी कितना आता है मेरा, यहां से कितना आता है मेरा, देखो भाई कितना आता है, कॉन्सेप्ट हमारा है, तो यहां से कितना बनेगा आपका dv इक्वस टू कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन आर। आपका क्या फॉर्मूला बनता है, यहां से आपका फॉर्मूला बनता है dv इक्वस टू म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन आर। जब आप इसका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करते हैं, लेंथ का इंटीग्रेशन करते हैं, तो जो आपका लेंथ का इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाता है, वो 2 पाई आर हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी जो टर्म्स है वो आपके यहां से क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं, और आपका जो कंक्लूजन है, जो मेन कंक्लूजन आपके पास आता है, फॉर्म्ड होता है, वो कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन आर। ये आपके पास कंक्लूजन निकल कर आ जाता है। देख लीजिए एक बार इसको आप, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट निकल कर आ जाता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्या कह रहा है हमसे, अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला हमसे बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। बात कर रहा है एक लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड की, उसमें बताइए आपका कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो चलिए मैंने आपसे कहा सबसे पहले हम लोग डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। चलिए ये रहा मेरे पास क्या, सोलेनॉइड, ठीक, ये रहा क्या मेरे पास एक सोलेनॉइड। अब कह रहा है भाई बताओ जरा, कह रहा है बताओ भाई इस सोलेनॉइड में, इस सोलेनॉइड से भाई बताओ, कह रहे हैं इस सोलेनॉइड में आपका, ठीक, कह रहे हैं सोलेनॉइड से बताओ भाई कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा, भाई कितना बन रहा होगा। तो मैं आपके लिए बता दूं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको यहां से याद रखना है, क्या, दैट इज B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। कितना आपको ध्यान रखना है, दैट इज म्यू नॉट एन आई। ये आपका यहां से फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले को भाई देखो आपको याद रखना है, दैट इज B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। मैं बता देता हूं आपके लिए कौन सी चीज यहां पर क्या है, वो चीज मैं आपके लिए बता दे रहा हूं एक बार। यहां पे अगर मैं n की बात कर रहा हूं तो n क्या है आपका, इट इज नंबर ऑफ टन्स, इट इज नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। इस स्मॉल n का मतलब क्या होता है, इस स्मॉल n का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। अगर बेसिकली सोलेनॉइड की बात की जाए आपसे, सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड तो मैं आपको बता दूं, सोलेनॉइड इट एक्ट एज एन अ बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट की तरह कार्य करता है, पूरी तरीके से इसका जो वर्किंग है वो बार मैग्नेट की तरह होती है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसकी बार मैग्नेट की तरह होती हैं। बाकी आपका जो सोलेनॉइड है, ये आपका जो सोलेनॉइड है वो एक कॉपर वायर इंसुलेटेड आपका होता है। देखो इस तरीके से आपको ब्रेड तरीके से इसको नजर आ रहा है, जैसे मैं इस पेन के ऊपर अभी किसी तार को इस तरीके से रफली करता हूं, सेम उसी तरीके से आपका सोलेनॉइड का यहाँ पे स्ट्रक्चर आ जाता है। और ये जो सोलेनॉइड आपके सामने बनी हुई नजर आ रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कराने का काम करती है। इसके आउटसाइडर में अगर कोई रीजन में कोई भी आपका एलिमेंट होता है, कोई भी करंट एलिमेंट होता है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता जितना इसके इनर पार्ट पे होता है। यहाँ ये वाला जो पोर्शन इसके पास है, ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग वाले रीजन होता है जहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आपका प्रोड्यूस होता है। इस चीज का जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन आपके कॉपी में आपको कराया गया होगा, आपके नोट्स में आपको लिखाया गया होगा कि सोलेनॉइड जो होता है, सोलेनॉइड की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके सेंटर पे है, और इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाती है। कहां हो जाती है, आधी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से एट एंड्स, इसके कॉर्नर्स की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कॉर्नर पर क्या होती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है, यहां से हाफ। ये बात आपको याद रखनी है कि इसके कॉर्नर्स पर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। तो ये जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की यहां पर बात हो रही है। तो अगर मैं यहां पे इसको ओपन करता हूं तो स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज कैपिटल N, एंड लेंथ का मतलब L। तो जो n है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स, वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, और जो L है वो कितनी होती है, वो आपकी लेंथ होती है। तो लेंथ आपका जो है वो सोलेनॉइड का लेंथ है, यहाँ पे सोलेनॉइड का क्या है वो आपका यहाँ से लेंथ है। करंट आपका यहाँ से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से करंट आपका कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो कितना हो रहा है, वो I हो रहा है, वो कितना हो रहा है, I। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अकॉर्डिंग टू दिस आपका एक फॉर्मूला यहाँ से और ड्राइव हो जाता है। वो फॉर्मूला आपका क्या ड्राइव होता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल। एक फॉर्मूला आपका यहां से ये ड्राइव हो सकता है, जिस फॉर्मूले को आप यहां से देख सकते हैं, क्या होता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल,
ठीक है, ये फॉर्मूला तो 10th क्लास के बच्चों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि कुछ केस स्टडीज आती हैं जो इसी के बिहाफ पर आती हैं और आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये जो वीडियो है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये 10th क्लास के बच्चों के लिए भी है, ठीक है। तो वो भी इस चीज को देख सकते हैं, इस चीज से सीख सकते हैं, इस चीज को नोट कर सकते हैं। तो एक बार आप भी इस चीज को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमसे क्या कह रहा है, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। बात कर रहा है फोर्स बिटवीन किसके, बात कर रहा है फोर्स बिटवीन आपके पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स की बात कर रहा है। कह रहा है भाई बताइए कि अगर इनका डायरेक्शन कैसा रहेगा जब ये लाइक करंट होंगे और जब ये अनलाइक करंट होंगे तब इनका डायरेक्शन कैसा होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन और इन सेम डायरेक्शंस में बात हो रही है। तब पूछ रहा है कि इनके बीच में लगने वाला जो आपका फोर्स है वो फोर्स कैसा होगा, वो फोर्स कितना होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां से ये रहा मेरे पास दो पैरेलल आपके, ये रही मेरे पास दो आपके पैरेलल वायर्स। तो चलिए पहला वाला कंडीशन के साथ बात कर लेता हूं। तो ये रही आपकी दो पैरेलल आपके क्या करंट कैरिंग वायर्स, जिनके अंदर जो आपके करंट हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसमें करंट I1 मान लेता हूं, इसमें करंट कितना मान लेता हूं, I2, ठीक है। ये आपका AB वायर है और ये वाला CD वायर है, ठीक है। चलिए अब करंट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, जब भी कभी करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। जिस डायरेक्शन में आपका हैंड आपका टर्न हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी आपकी, कैसी बनेगी यहां से एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे जो आपका फोर्स बिटवीन दी टू वायर्स है वो कैसा होगा, इसका इस पर फोर्स रहेगा, इसका इस पे फोर्स रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है ना दोनों की तरफ। तो जब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है तो ये अट्रैक्टिव आपका मैग्नेटिज्म है, ठीक है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरीके के आपके मैग्नेटिज्म बनेंगे जो कि डायरेक्शंस पर डिपेंड करेंगे। किस पर डिपेंड करेंगे, जो कि डायरेक्शंस पर डिपेंड करेंगे। ये फोर्स लगा रहा होगा इसकी टूवर्ड्स F1 और ये वाला फोर्स कितना लगा रहा होगा, F2 फोर्स लगा रहा होगा। यहां से अगर मैं बात करूंगा डायरेक्शंस की, तो ये आपके पास डायरेक्शंस निकल कर आ गई है, ठीक है। ये उधर जा रहा है, ये किसकी तरफ आ रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है। फोर्स यहां से फॉर्मूला कितना बनेगा, फॉर्मूला आपका यहां से क्या बनेगा, फॉर्मूला देख लेते हैं जी। दोनों तरफ से जो फोर्सेस लग रहे होंगे आपके वायर्स पे, एक दूसरी वायर्स पे, वो कैसे लग रहे होंगे, सेम लग रहे होंगे। जब आपकी डायरेक्शन सेम होंगी, क्या होंगी, आपकी डायरेक्शन सेम होंगी, तो एक तरफ जो आपका फील्ड है वो कैसा बनना होगा, एक तरफ जो आपका फील्ड है वो कैसा होगा, एक तरफ आपका फील्ड इनवर्टेड होगा और दूसरी तरफ आपका फील्ड कैसा होगा, आउटवर्डेड। एक तरफ आपका आउटवर्डेड, एक तरफ आपका इनवर्टेड। इस तरीके का आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्रॉस और डॉट से इस चीज को हम लोग शो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से कितना फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R, ठीक। सॉरी दोनों के बीच की लेंथ ले लेते हैं। दोनों के बीच की लेंथ कितनी है, L। दोनों की बीच की लेंथ कितनी है, L, और अपॉन में क्या आता है यहां से L। ये आपका फॉर्मूला यहां पर बन के तैयार हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपके पास यहां पर बन के आ जाएगा इस तरीके से। ये फॉर्मूला आपके पास बन के यहां पे तैयार हो जाएगा। दोनों तरफ से लगने वाले वायर्स की तरफ जो फोर्सेज होते हैं वो फोर्सेज बिल्कुल आपके सेम रहेंगे। F1 इक्वल्स टू F2 दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन L। ये आपका फोर्स रहेगा। यहां से एक चीज और पूछी जाती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या पूछा जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का कॉन्सेप्ट आपका यहां से और पूछा जाता है, ठीक है। चलिए वो चीज और देख लेते हैं। सॉरी माफ कर दीजिएगा जरा, यहां से जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा मेरे गलत लग रहा है। ये जो है इसकी डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं, डिस्टेंस हम यहां से कितनी ले लेते हैं, डिस्टेंस हम R ले लेते हैं, और जो लेंथ ऑफ द वायर है वो कितनी ले लेते हैं, दोनों की L ले लेते हैं। तो फॉर्मूला आपका यहां से क्या बनेगा, फॉर्मूला आपका यहां से क्या बनेगा, दैट इज R इंटू L। कितना बनेगा आपका यहां से, फॉर्मूला कितना बनेगा आपका यहां से, R इंटू L। ये आपका यहां से फॉर्मूला बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये आपका बनेगा। यहां से फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज F अपॉन L इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। क्या फॉर्मूला बनेगा आपका यहां से, आपका फॉर्मूला बनेगा यहां से 2 I1 I2 अपॉन R। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या कहलाएगा, फोर्स पर यूनिट
लेंथ। तो जब भी कभी आपको किसी न्यूमेरिकल के अंदर या किसी कंसेप्ट के अंदर फोर्स पर यूनिट लेंथ दिखा हुआ मिल जाए तो समझो यही वाला कॉन्सेप्ट आपका यहां पर क्या होना है, यूटिलाइज होना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं किसकी, अब अपोजिट डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। चलो अपोजिट डायरेक्शन में मैं आपको बता देता हूं। करंट का डायरेक्शन इधर I1 है इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, इधर हम लोग ले रहे हैं अपोजिट। ठीक, देखो यहां पे करंट अपवर्ड जा रहा है, इसमें कैसा आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, करंट यहां पर कितना है आपका I2, करंट आपका यहां पे कितना है I2 करंट है आपका, इधर I1 करंट है, उधर कितना है I2, जैसे सेम यहां पर है। ठीक है, लेंथ को भी हमने बिल्कुल सेम ले रखा है, लेंथ को भी हमने बिल्कुल सेम रखा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हमने कितना ले रखा है, बिल्कुल सेम ले रखा है, दैट इज R, दैट इज R। लेकिन यहाँ पे देखो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो आपके कैसे हो जाएंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, चेंज। ये F1 F2 है, जो फोर्सेज हैं वो आपके कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल सेम डायरेक्शन के टूवर्ड्स हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, I1 वाला जो करंट है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज की है। कैसी है भाई, वो एंटी क्लॉकवाइज की है। ठीक है, वो आपकी कैसी है, वो आपकी यहां से एंटी क्लॉकवाइज की है। ठीक है, और जो आपकी यहां से डाउनवर्ड की तरफ जा रही है वो आपकी कैसी है, जो आपकी डाउनवर्ड है वो आपकी कैसी है, क्लॉकवाइज है, वो आपकी कैसी है, क्लॉकवाइज है, और यहां से कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो जिसकी वजह से यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी होगी, वो आपकी अलग हो जाएगी। तो एक तरफ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ से आपकी क्लॉकवाइज, तो एक तरफ बनेगा, एक तरफ आपका क्या बनेगा, एक तरफ आपका एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन जो है वो आपकी डिफरेंट हो गई, यहाँ पे डायरेक्शन आपकी सेम हो जाती है। देखो किस तरह का कंक्लूजन आपके पास निकल कर आएगा। तो कंक्लूजन जो आपके पास यहाँ से निकल कर आएगा वो कंक्लूजन भी आपका कैसा होगा, वो कंक्लूजन भी आपका बिल्कुल यहाँ से सेम होगा, दैट इज F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 अपॉन 2 I1 I2 अपॉन R इंटू L। यहां पर भी कितना बनेगा, सेम कंक्लूजन बनेगा, F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन L R इंटू L। ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। दोनों ही केसेस में आपके फॉर्मूलास कैसे रहेंगे, बिल्कुल ही सेम रहेंगे। कैसे रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए आप इसको एक बार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला कंसेप्ट हमसे क्या कह रहा है, अगला कॉन्सेप्ट हमसे कह रहा है, बात कर रहा है टॉर्क की। टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बात कर रहा है टॉर्क की कि टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए तो सबसे पहले जरा मैं आपके लिए बनाकर दिखा देता हूं यहाँ पर क्या डायग्राम। चलिए मैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले रहा हूं, ठीक, मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिया। इसको कहां पर प्लेस करना है, इसको प्लेस करना है आपको किसमें, आपको मैग्नेटिक फील्ड में। चलिए ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड रही, ये आपकी क्या रही, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पर देखते हैं भाई क्या है। तो बात कर लेते हैं फोर्सेस की। यहां पर जो फोर्सेस आपका जा रहा है वो F1 मान लेते हैं। यहां से जो आपका फोर्स जा रहा है, यहां से आपका फोर्स जाएगा और आपका एक फोर्स यहां से जाएगा। ठीक है, आपके किससे पे लग रहे हैं, आपके देखो भाई आपके दो तरीके से लग रहे हैं, कोई आपके वर्टिकल और आपके हॉरिजॉन्टल, दो तरीके के कंपोनेंट्स में आपके यहाँ पे फोर्सेस वर्क करेंगे। जब भी कभी किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को कहां प्लेस किया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा, तो उस पर लगने वाले जो फोर्सेज हैं वो आपके दो कंपोनेंट में होते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल और दूसरा आपका वर्टिकल। यहाँ पे देख लेते हैं कंक्लूजन आपका क्या निकल कर आएगा। तो जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो कैसा आता है कि जो आपके ये F1 फोर्स है, ये आपका F2 है, ये आपका F3 और ये आपका क्या है F4। तो अगर मैं F1 और F2 और F4 की बात कर रहा हूं तो ये आपके वर्टिकल कंपोनेंट के होते हैं, और ये दोनों ऑफ ईच ये दोनों जो आपके फोर्सेज हैं वो आपकी इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से दे कैंसिल आउट ईच अदर। तो F2 और F4 एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो F2 और F4 कैंसिल आउट ईच अदर। क्यों कैंसिल आउट कर रहे हैं, F2 एंड F4 कैंसिल आउट ईच अदर।
कैंसिल आउट ईच अदर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, वो सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इस वजह से ये कैंसिल आउट कर गया। तो मैग्नीट्यूड F1 और F3 का कैलकुलेट होता है। किसका कैलकुलेट होता है? F1 और F3 का कैलकुलेट होता है, जिसकी वजह से यहां से कंक्लूजन कितना निकल कर आता है। तो देख लेते हैं यहां पर कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो आपका ये जो करंट आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें आपका करंट आपको कैरी हो रहा है, वो कितना, यहां से कितना ले लेता हूं, थीटा मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं? यहां से थीटा मान लेता हूं। चलिए देखो, ये यहां से मैंने कितना मान लिया, थीटा मान लिया। कितना मान लिया मैंने यहां से, थीटा। ठीक है, इसका जो ब्रेथ है वो मान लेता हूं मैं आपका b, और जो इसका लेंथ होगा वो मैं कितना मान लेता हूं, l। तो आपके पास जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसका लेंथ l ले लिया और ब्रेथ कितना ले लिया, b ले लिया। यहां से कंक्लूजन का निकल कर आएगा, कंक्लूजन निकल कर आता है यहां से आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो b इक्वल टू कितना निकल कर आता है आपका यहां से, NI L V cos थीटा। कितना आता है आपका यहां से, आपका यहां से कितना निकल कर आता है, NILV cos थीटा। ठीक है, अब जो लेंथ और ब्रेथ जो आपको नजर आ रही है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो कंक्लूजन क्या आता है आपका यहां से, आपका कंक्लूजन सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये टॉर्क होगा। सॉरी ये कितना होगा आपका, टॉर्क होगा। तो यहां से आपका जो टॉर्क है वो कितना निकल कर आता है, जो टॉर्क आपका यहां से वो कितना निकल कर आएगा, आपका जो टॉर्क है वो यहां से कितना निकल कर आएगा। चलिए टॉर्क की बात कर लेते हैं। तो आपका टॉर्क यहां से कितना आ रहा है, टॉर्क इक्वल्स टू NI, L और B की प्लेस पर क्या पुट होगा, A, NIAB cos थीटा। कितना होगा, NIAB cos थीटा। ये आपका यहां से क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा। जो आपका n है जो आपका, वो क्या है यहां पर, जो n है आपका वो क्या है यहां पर, वो आपके नंबर ऑफ टन्स हैं। वो आपके क्या हैं, नंबर ऑफ टन्स हैं आपके, क्या, n। I क्या है आपका, I आपका करंट है, जो करंट आपके इस वायर के थ्रू आपका सर्कुलेट हो रहा होगा। A क्या है आपका, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल है। V क्या है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये कंक्लूजन आपके पास यहां से निकल कर आएगा, जो कि आपको कैलकुलेट करके बताएगा क्या, जो आपको फाइंड आउट कराने में हेल्प करेगा आपका टॉर्क किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल पर, जब उसको कहां प्लेस किया जाएगा, जब उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कराया जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्या है, आपको थ्योरी देखने के लिए मिल जाता है, और बाकी यहाँ से जो करंट सेंसिटिविटी है और जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है आपके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। उस चीज़ को थोड़ा समझते हुए चलिएगा, क्योंकि वो 1-2 मार्क्स में आपसे पूछने के चांसेस बने रहते हैं हर साल। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपका क्या है, तो सबसे पहली बात अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, किसकी बात कर रहा हूं आपसे मैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या करते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपको इसकी प्रेजेंस, आपको करंट की प्रेजेंस या फिर करंट का मैग्नीट्यूड, तो आप बात करें तो उसका एग्जिस्टेंस की वहां पर है या नहीं है, और साथ ही साथ में उसका मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। आपको करंट का मैग्नीट्यूड और उसकी एग्जिस्टेंस का पता बताने के लिए गैल्वेनोमीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। गैल्वेनोमीटर्स वायर्स में आपके इस चीज को चेक करने के लिए लगाए जाते हैं या फिर यूज्ड किए जाते हैं, ताकि हमको पता लग जाए कि उस थ्रू आउट द वायर में कहीं भी थोड़ा बहुत भी अमाउंट में करंट तो नहीं है, या फिर करंट का कहीं एग्जिस्टेंस तो नहीं है कि अगर उस वायर के अंदर पकड़ा जाए तो कहीं उससे करंट ना लगे। तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की बात यहां पर करी जा रही है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की अगर आपने देखा होगा तो आपको डायग्राम यहां पर गिवन होगा। मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए, रफली डायग्राम मैं बता रहा हूं पहले कैसा डायग्राम, रफली देखो भाई क्या है रफली डायग्राम में। यहां पर आपके लिए 2 मैग्नेट्स आपको अटैच हुई भी दिखी होंगी, नॉर्थ और साउथ की। ठीक है, यहां से आपका एक मिरर चैम्बर होगा, या आपका यहां से एक टर्मिनल होगा, उस टर्मिनल से आपका क्या आ रहा होगा, यहां से आपका
वायर आ रहा होगा और उस वायर को हम लोगों ने मोल्ड अप करके कैसा बना दिया होगा, हमने उसको मोल्ड अप करके बना दिया होगा आपका रेक्टेंगुलर शेप का, जिसके नीचे हम लोगों ने क्या किया होगा, स्प्रिंग को फिट कर इसके इस वायर को हम लोगों ने प्लॉटिंग कर दिया होगा आपके टर्मिनल यहाँ पर T2 पर। ठीक है, इस मिरर से ये जो मिरर यहाँ पे अटैच किया गया है, ये जो मिरर यहाँ पर अटैच किया गया है, इस मिरर की हेल्प से हम लोग यहाँ पर रेडियल फील्ड फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, रेडियल फील्ड की बात करते हैं, रेडियल व्यू ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं जब ये मूव हो रहा होता है, जब ये आपका वर्क कर रहा होता है। इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, ब्रास के बॉक्स को प्लेस करते हैं, ठीक है, जो फास्फोरस का बना हुआ होता है। अब देख लेते हैं जरा, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है क्या, वो किस चीज के प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है, किस चीज के प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है, उस प्रिंसिपल की जरा बात कर लेते हैं यहाँ से। तो भैया क्या है, यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ किस चीज पर बात कर रहे हैं। ये आपका जो प्रिंसिपल यहाँ से बेसिकली रहता है वो ये रहता है कि जब भी कभी आप लोग ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये जो आपके ये जो आप देख रहे हैं जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, रेक्टेंगुलर कॉइल्स, ये जो कॉइल्स हैं ये करंट कैरिंग कॉइल्स हैं। कैसी हैं, ये आपकी करंट कैरिंग कॉइल्स हैं। ये जो आपकी करंट कैरिंग कॉइल्स आपके सामने आपको नजर आ रही हैं, ये जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करी जाती हैं, कहां पर करी जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जब इनको प्लेस करा जाता है तो दे एक्सपीरियंस टॉर्क। क्या एक्सपीरियंस टॉर्क करती हैं, एक्सपीरियंस टॉर्क। ये क्या आपका एक्सपीरियंस करेंगी, ये आपका टॉर्क एक्सपीरियंस करती हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से हम इसी टॉर्क का वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और उससे रिलेशन बनाकर हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं। तो कंक्लूजन कैसे बनेगा, जब ये रोटेट करेंगे तो आपका फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा, आपका फॉर्मूला बनेगा टॉर्क इक्वल्स टू NIAV। पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाएंगी। कैसी जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। करंट जो आ रहा है वो आपका परपेंडिकुलर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ करंट आपका परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो आपका मैग्नीट्यूड बनता है वो आपका 90 डिग्री का, मतलब जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बन जाता है, जिस वजह से साइन जो अल्फा की वैल्यू निकल कर आती है आपके वहां से, वो कितनी बन जाती है, वो आपकी क्या बन जाती है, वहां से 90 हो जाती है। तो वो खत्म हो गया यहाँ से। टॉर्क कितना आता है, NIAV आपका यहाँ से टॉर्क आ जाता है। अब ये जो स्प्रिंग यहाँ पर लगा हुआ है, ये स्प्रिंग जो यहाँ पे लगा हुआ है, जब आप इसको टर्न कराते हैं तो ये तब तक आपका टर्न हो जाएगा जब तक आपका स्प्रिंग जो है वो अपने फ्रैक्चर पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा। उसके बाद जब इस पर फोर्स लगना बंद होगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को रिवर्स करेगा, अपने आप को उल्टा घुमाएगा। जब ये उल्टा घूमेगा तब क्या करेगा, तो यहाँ से आपके ऊपर टॉरेंशियल फोर्स लगेगा, टॉरेंशियल टॉर्क लगेगा, डेट इज K थीटा। कितना लगेगा, टॉर्क इक्वल्स टू K थीटा। K जो है वो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, K जो है वो आपका क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। थीटा वो है जिस थीटा के साथ आपका जो स्प्रिंग है वो क्या हो जाएगा, बैंड होगा, मुड़ेगा। ठीक है, और टॉर्क आपका यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। दोनों रिएक्शन से आप लोग जब मैनेज करेंगे, दोनों रिएक्शन को जब आप प्रोसेस करेंगे तो आपके पास कंक्लूजन क्या आएगा, NIAV इक्वल्स टू K थीटा। यहां से I का वैल्यू को ऐसे ही रखो, बाकी वैल्यू उधर भेज दो। कितना आएगा, K अपॉन NAB थीटा। कितना आएगा, NAB थीटा आ जाएगा। ये जो आपके पास वैल्यू आया, ये वाला जो आपके पास वैल्यू आया K अपॉन NAB, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोला जाता है, जिसकी वजह से फॉर्मूला क्या बनता है, I इक्वल्स टू G थीटा। क्या फॉर्मूला बनता है आपका, यहां से फॉर्मूला बनता है I इक्वल्स टू G थीटा। यह आपके पास फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है आपका यहाँ से I इक्वल्स टू G थीटा, जहां पर G का वैल्यू किसके इक्वल होता है, आपका K अपॉन NAB के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, K अपॉन NAV के इक्वल होता है। K जो है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, A क्या है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल है, और B क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो कंक्लूजन क्या आता है आपके पास, कंक्लूजन आता है आपके पास I इक्वल्स टू G थीटा। कितना कंक्लूजन आता है, I इक्वल्स टू G थीटा। यह आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, जिसका वर्किंग आपको इसके ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, इस डायग्राम के बिहाफ पर ही आपको इसकी वर्किंग लिखनी होगी, और उसके बाद आपको ये दो स्टेप कर आपके पास आपका कंक्लूजन आ जाएगा, किसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों इस्तेमाल किया गया था, ये इस्तेमाल किया गया था आपके किस चीज के लिए, आपके एग्जिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को, जो स्मॉल अमाउंट का मैग्नीट्यूड आपके पास करंट का होगा किसी भी वायर के थ्रू आउट, उसको पता करने के लिए, उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
तो ये आपके कुछ जो कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर 4 में आपसे डिस्कस कराए गए थे, ठीक है, जो आपसे आपके चैप्टर 4 में जो डिस्कस कराए गए थे कॉन्सेप्ट, जो आपके न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके कॉन्सेप्ट है, उसके बिहार पर मैंने आपका वन शॉट वीडियो बना दिया है पूरा, जिसमें आप सिर्फ बात करेंगे अपने उन मेन कॉन्सेप्ट की जो आपके वन लाइनर में जो आपसे पूछे जाएंगे और आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, मैंने उस चीज पर बात करी है, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी आपके स्टडी के टूवर्ड्स, ताकि आप इसी तरीके की वीडियोस को देख कर जल्दी से जल्दी फिजिक्स को पूरी तरीके से फिनिश कर लीजिए, क्योंकि आपके प्री बोर्ड जल्दी ही आने वाले हैं आपके स्कूल्स में। आई होप सो शायद आपको डेट शीट भी मिल गया होगा आपके प्री बोर्ड्स को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरीके से अपने फिजिक्स के पेपर की तैयारी करिए और बाकी पेपर की भी तैयारी करिए, ताकि एक अच्छा सिक्योर स्कोर आप कर पाए अपने सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में। चलिए, तो इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूं, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।